की मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 73,98,25,19,000 तक की राशि प्रदान की जावे। श्री अशोक लावटी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इस बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पर आपने मुझे सुझाव रखने के लिए समय दिया। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन लगभग 38% आबादी शहरों में निवास करने लग गई है, जिनको हम अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो सर्वे है उसमें 2025 तक लगभग 53% आबादी शहरों में आ जाएगी। और यही जो सेंसेक्स ग्रोथ है आबादी बढ़ने का, वो जहाँ गाँवों में 12% है, वही शहरों में बढ़कर 23.32% है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे मौके पर जब हम आयोजन की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, शहरों की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक आदरणीय गुलाब कोठारी जी को, जिन्होंने 7 अप्रैल 2004 को एक आर्टिकल लिखा था, क्या होना था। ये मैं आर्टिकल लेकर आया हूँ। इन्होंने लिखा था कि क्या होना था और क्या हो गया, मेरे जयपुर का ये हाल। ये 7 अप्रैल 2004 को लिखा था मंत्री महोदय। ये केवल लेखनी इनकी थी, लेकिन ये राजस्थान के 5 करोड़ जनता की आत्मा की आवाज़ लिखी थी इन्होंने। और इसी के कारण जब ये लेखनी के बाद में ये शीर्षक माननीय उच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया, और उस संज्ञान में लेने के बाद उस समय में उन्होंने कहा कि ये 2011 का मास्टर प्लान था, इसमें 44% रिजर्व किया हुआ था रेजिडेंशियल, लेकिन 2004 में ही ये पहुंच गया था 63% पर। और उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद में आज भी हमारे विद्वान जो अधिकारी है, वो 2011 का मास्टर प्लान तो पूरा भी हो गया, लेकिन उसको उनके सूझबूझ से विद्वान अधिकारियों की देखरेख में आज तक ये मास्टर प्लान 2025 में भी लोग झूल रहे हैं, लटक रहे हैं, और डिपार्टमेंटों के बीच में लोग पिस रहे हैं कि ये मास्टर प्लान के और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में लोग कहाँ जाएं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यदि हम आज का आंकलन करें तो ये 64% बढ़कर एनक्रोचमेंट तक पहुंच गया, 80% तक ये एनक्रोचमेंट पहुंच गया। एक अव्यवस्थित, बेतरतीब, दिशाहीन विकास के दलदल में हमने शहरों को धकेल दिया। ये हम सबको बैठकर चिंता करने का विषय। अध्यक्ष महोदय, जयपुर के बारे में तो सदियों से कहा जाता है कि ये नियोजित और व्यवस्थित शहर है, और 12 जनवरी को 2017 को इसी राजस्थान उच्च न्यायालय ने 257 पृष्ठ का एक फैसला दिया, और जिसमें मास्टर प्लान की सारी बातों को नियोजित किया गया। और वो भी मैं लाया हूं, उसमें लिखा है कि घुटती सांसें, मरते शहरों को संजीवनी। ये राजस्थान उच्च न्यायालय ने टिप्पणी करके और अपना 257 पेज का फैसला दिया। इसके बाद में अध्यक्ष महोदय, इस फैसले में बहुत सारे निर्देश थे, और उसने बड़ी बात ये लिखी कि हमारी नीयत तथा सरकारी नीतियां इस सारी खराबी के लिए जिम्मेदार है, यानी हम सब इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार की घोषणाएं व उनकी क्रियान्विति में इतना अंतराल हो जाता है कि उनकी लागत और स्वरूप दोनों बदल जाते हैं, जिसका आपने भी कल जिक्र किया था अध्यक्ष महोदय। उनके उद्देश्य और उद्देश्य विहीन हो जाती है योजनाएं। अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य जो बातें थी वो आबादी शहर से बाहर हो, उद्योग जो हैं वो, फुटपाथ, आम रस्तों को भी अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, राष्ट्रीय राजमार्गों के पास में हरित पट्टी बनाई जाए, ग्रीन बेल्ट का कन्वर्जन रुके, पार्किंग के नियमों की सख्ती से पालना हो, और सबसे बड़ी बात जो लिखी थी कि शहरों का विस्तार रुके। हम वर्टिकल शहरों को विकास की तरफ बढ़ाएं, और वर्टिकल बढ़ाने के लिए हमको सबब्स को मेट्रो से जोड़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बसों से जोड़ना पड़ेगा, सबब्स में हमको डेवलपमेंट्स देने पड़ेंगे, सबब्स में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, वहाँ कॉलेज, हॉस्पिटल्स देने पड़ेंगे। ये सब इसके मुख्य बिंदु थे। नगर नियोजन के कार्यों में अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि ये दुर्भाग्य है कि हम 1973 एक्ट की तो बात करते हैं, लेकिन उस एक्ट को तार तार करने का काम भी सरकारों ने किया, चाहे कोई भी सरकार रही हो। और आज शहरों का हाल ये है कि 2 दर्जन से ज़्यादा विभाग
डेवलपमेंट के काम में लगे हैं एक ही शहर में। मैं नाम पढ़ूं तो जेडीए, नगर निगम, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, यूआईटी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीएसएनएल, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, रूडिस्को, सिस्को, हाउसिंग बोर्ड, केबल डिजिटल नेटवर्क, आवास विकास, रिको, ये ऐसे 25 से ज़्यादा विभाग एक शहर के डेवलपमेंट में रुके हैं। और उसका नतीजा ये होता है अध्यक्ष महोदय कि अभी जयपुर के हृदय स्थली सी स्कीम में जो एक 40 फीट गहरा खड्डा हुआ, आज भी वहाँ बैरिकेटिंग की हुई है। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ सड़क तो बनाती है जेडीए और वहाँ सीवरेज डालती है नगर निगम, वहाँ तार डालने की अनुमति देती है जेडीए, और जब वो होलो हो जाता है वहाँ पे तो बरसात का पानी जाता है और सीवरेज ब्लास्ट होगी। ये पिछले 5 साल में 3 बार हो गया एक ही जगह पे। ये बेतरतीब विकास का एक नायाब नमूना हम हर साल देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, अकेले जयपुर शहर में दोनों ही सरकारों ने मिलाकर 10 साल में 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। मंत्री महोदय, 30,000 करोड़ रुपए इन सारे विभागों ने मिलाकर। लेकिन जयपुर के नहीं, पूरे की राजस्थान के किसी भी शहर के 30 आदमियों को आप खड़ा करके बता दें जो ये दिल से मान ले कि हाँ मेरे शहर का विकास हुआ है और नियोजित विकास हुआ है। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है सभापति महोदय। मैं यदि बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की, तो सांगानेर में बांकरोटा, कमला नेहरू नगर, नारायण विहार, रामपुरा रोड क्षेत्र, पृथ्वीराज नगर, रिको कांटा, कल्याणपुरा, सचिवालय नगर, विधानसभा नगर, पत्रकार कॉलोनी, ढाणी कुमाऊतान, झूलेलाल नगर, हीरावाली खावड़ा, देरराज नगर, श्रीजी नगर, मदरामपुरा, तेजाजी का बाड़ा, माल की ढाणी, डिग्गी रोड, मुहाना, शिकारपुरा क्षेत्र, जोतड़ावाला, गोविंदपुरा, बागड़ों का बड़, कोकावास, गोवर्धन नगर, टिब्बा टोल टैक्स, इंडिया गेट, प्रताप नगर, चक गेट और श्योपुर, ऐसी 600 से ज़्यादा कॉलोनियाँ हैं जिनमें आज़ादी के 75 साल बाद भी, राजधानी जयपुर में भी इनमें चलने को सड़क नहीं है और सीवरेज नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है इनमें। अध्यक्ष महोदय, बिल्डर कॉलोनियां काट के चले जाते हैं, जेडीए पैसे जमा करके भूल जाता है और उसके बाद वहां विकास नाम की कोई चीज नहीं है। खुद जेडीए की काटी हुई स्कीमों में कई बार यहां विधानसभा में प्रश्न लग गई, वहां भी लाइटें तक नहीं लगी हुई। ये विकास का हाल है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कॉलोनियां सोसाइटियों द्वारा भी काटी जाती है। उनका तो इतना बुरा हाल है कि सोसाइटियां जब काटती है तब कोई नहीं रोकता, वहां मकान बन जाते हैं। आज जयपुर शहर में लाखों मकान बने हुए हैं, कोटा में आपके बने हुए मंत्री महोदय, उदयपुर अजमेर में बने हुए हैं, लाखों मकान बन गए। वहां यूआईटी जेडीए उनमें डेवलपमेंट नहीं करता कि हमारा क्षेत्र नहीं है, नगर निगम की इतनी श्रद्धा नहीं है कि उसमें डेवलपमेंट कर सके। आखिर वो लोग कहां जाएंगे? वो लोग कहां जाएं? लाखों लोग। और ये बेतरतीब विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। या तो इनको रोका जाए या इनमें मूलभूत सुविधाएं दी जाए। अध्यक्ष महोदय, 20-20, 30-30 सालों से इनको लोग रह रहे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा, और धारीवाल साहब आप तो यूडीएस के एनसाइक्लोपीडिया हैं, कि वो प्रशासन शहरों के संग अभियान जिसकी आप बार बार बात कर रहे हो, इस बार वो लाओ तो पूरी तैयारी के साथ लाओ कि जो 20-20, 30-30 सालों से जो लोग रह रहे हैं उसमें कोई घर बचे नहीं जिसमें यदि लोग रह रहे हो तो उनको पट्टा देने का काम, ये नेक काम आप करें, हम भी इसमें आपका साथ देंगे। अध्यक्ष महोदय, सीवरेज लाइनें तो 25-25, 30-30 साल पुरानी हो गई। अभी आपने एमएलए को वहां पर फ्लैट दिए हैं मानसरोवर में, वहां सीवरेज की स्थिति 30 साल पुरानी है, हर दिन जाम रहते हैं। आधे से ज्यादा एमएलए डेली फोन करते हैं कि सीवरेज सफाई करवाओ। प्रताप नगर में, हाउसिंग बोर्ड में 30-30 साल पहले सीवरेज डली थी, आज तक उनको कोई देखने वाला नहीं है कि जब आबादी से 10 गुना विस्तार हो गया। इस प्रकार आज यातायात जाम की यदि बात करें तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आज सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है शहरों में। जो आने वाले दिनों में इस स्वच्छता के बाद में सबसे बड़ी समस्या शहरों में जो बन रही है वो ट्रैफिक जाम की समस्या बन रही है। इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी मैं बात करूंगा। सभापति महोदय, 3-4 रोडों की भी मैं बात करूंगा। सवाई माधोपुर रेलवे पुलिया अंडरपास जो भीलवाड़ा और मालपुरा रोड को जोड़ता है, जयपुर शहर की हृदय स्थली में होने के बावजूद लगातार 2-2, 3-3 घंटे तक जाम रहता है। मैं मांग करूंगा मंत्री जी से कि जेडीए प्रस्ताव बनाकर दे, कहीं रेलवे से परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी भागदौड़ करेंगे, हम भी मदद करेंगे। उसकी चौड़ाई मात्र डबल भी हो जाए तो लोगों को, आम जन को राहत मिलेगा। सेक्टर रोडें आपने घोषणा की, मास्टर प्लान के बाद में जोनल प्लान बना दिए, लेकिन आज तक रामपुरा रोड से लेकर डिग्गी रोड को जोड़ने वाली सेक्टर रोड रेलवे लाइन के सारे नहीं बनी। जेईसीआरसी कॉलेज ट्रंक रोड का पूरा ट्रैफिक यदि डिग्गी रोड अजमेर रोड जाना हो तो पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। ये जेईसीआरसी कॉलेज के पास की जो सेक्टर रोड बननी थी वो आज तक उसका सर्वे पूरा नहीं बनी।
यही रामपुरा JCRC के बाद में शांति नगर त्रिवेणी नगर को जोड़ने वाली रोड नहीं बनी, पिंजरापोल गौशालाओं को लेकर नहीं बनी, पृथ्वीराज नगर की सेक्टर रोडें हैं बाकी पड़ी है, माननीय मंत्री महोदय का क्षेत्र भी आता है इसमें, और इनको अविलंब बनाए। और ये भी मैं मांग करूंगा कि एयर कंडीशन में बैठकर अधिकारियों ने जो मास्टर प्लान का तोड़ निकालने के लिए जो जोनल प्लान बनाए, उसमें ऐसी लाइनें ड्रॉ भी कर दी जहां सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं, हजारों मकान उसमें आ रहे हैं। या तो वो रोड बनाने के लिए हजारों मकान तोड़ने की यदि हिम्मत हो सरकार की तो वो आगे बढ़ाएं, अन्यथा उनको विलोपित करने का भी कोई काम करें जो हजारों लोगों को जो मकान टूटने में आ रहे हैं। सभापति महोदय, बात हो रही है आज बजट पे चर्चा की, माननीय मंत्री जी महोदय ने रखा भी कि इतना बजट पास किया जाए। मंत्री महोदय, मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2019 में भी बजट आया था सरकार का, और तब भी ये मैंने बात की थी कि जब एक्चुअल आएगा तब बात करेंगे, और आज ये 2021-22 में ये एक्चुअल भी आ गया। 2019 में आपके पूरे डिपार्टमेंट का बजट था 6,988 करोड़, और एक्चुअल में आया है मात्र 5,054 करोड़। जो आपकी घोषणा थी उससे 27% कम आप खर्च कर पाए हो। इस समय तो कोई कोरोना भी नहीं था, ये 19-20 की बात कर रहा हूं। और इसमें भी जो विकास का बजट था, आश्चर्य होगा हम सबको बैठे हुए को, वो मात्र 1181 करोड़ था, और उसमें से खर्च हुआ है जो विकास के नाम पर मात्र 721 करोड़ रुपए, 39% कम बजट खर्च हुआ है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। इसके साथ साथ में 2020-21 में आपने रखा 7,428 करोड़ रुपए। मैं दिसंबर तक के आंकड़े लाया हूं, दिसंबर तक मात्र 2,756 करोड़ रुपए आपका खर्च हुआ है, जो आपकी घोषणा का मात्र 37% है। और इस साल का तो मंत्री महोदय, मुझे एक बड़ी गलतफहमी थी कि सदन में तो केवल आप ही दिखते हो, तो आपका तो भारी भरकम बजट होगा। मैं पूरे बजट को लालटेन लेकर उससे बायोकुलर लेंस से ढूंढने लगा, तो 2,50,000 करोड़ के बजट में 38% शहरी आबादी के लिए मुझे बजट ढूंढने पर मिला। जो विकास के लिए बजट मिला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मिला मात्र 1,431 करोड़ रुपए आपके डिपार्टमेंट का। बड़े ढूंढने के बाद जो कुल भारी भरकम बजट और घोषणाओं में यदि निकालो तो 0.57%, केवल 0.57%। अब यदि तनख्वाह वाला भी इसमें जोड़ लो, आप टोटल रेवेन्यू प्लस भी कर लो, तो भी उसमें 3,309 करोड़ रुपए होता है, वो टोटल बजट का 1.4%। अध्यक्ष महोदय, हम सदन में स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। मैं आज स्मार्ट सिटी के बाद में खुलकर कहना चाहूंगा, भले ही ये स्मार्ट सिटी के बारे में हम बात करते हो, कौन सी स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं? एक तरफ वो स्मार्ट सिटी जो जयपुर शहर की, उदयपुर की मात्र 3-3 किलोमीटर की 3 सड़कों के लिए 170 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, और एक तरफ हजारों कॉलोनियों में चलने के लिए सड़क नहीं है, सीवरेज नहीं है, तार हमारे नंगे आसमान में, उनको अंडरग्राउंड करने के लिए बजट नहीं है, और हम स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं। कौन सी स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं अमेरिका गया था स्मार्ट सिटी के टूर पर। पूरे दुनिया में स्मार्ट डस्टबिन जो है वो अमेरिका का ही हमेशा उदाहरण दिया जाता है। जब हम वॉशिंगटन गए, न्यूयॉर्क गए, तो वहां पर जिस स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी का प्लान किसने बनाया? मैं वही आपसे अभी मेरी बात सुनिए, मुझे सुन लीजिए 2 मिनट। ये स्मार्ट सिटी का प्लान किसने बनाया कि किस एरिया में स्मार्ट सिटी का काम होगा? एडीबी एरिया कहलाता है वो। एडीबी एरिया को किसने चूज किया? 2015 में केंद्रीय सरकार के द्वारा चूज किया गया है। उसमें ये है उसकी जो आपकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उसी एरिया में आप काम करवा सकते हो, उसके बाहर काम नहीं करवा सकते। आप कह रहे हो कि साहब कॉलोनियों में करवाओ और वहाँ करवाओ और वहाँ करवाओ और वहाँ करवाओ। पूरी जानकारी लीजिए आप इसकी, स्मार्ट सिटी की पूरी। मंत्री महोदय, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो मैं उस मूल स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव को भी आपको याद दिला दूं कि मूल स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव मोदी जी ने नहीं भेजा था, वो हमने यहाँ से भेजा था पास कर करके, और आपने उसमें छेड़छाड़ करके वो मूल स्मार्ट सिटी के प्रस्तावों को बदल दिया आपने। मंत्री महोदय, मूल स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव आपने बदले हैं, मोदी जी ने नहीं बदला। आप जवाब दे देना, इसका जवाब दो। 2015 में आपने, मैं आपके भाई 2015 में आपकी सरकार, तो हमारी सरकार थी ना, मैं कब मना कर रहा हूँ? हमने तो नहीं भेजा, अधिकारियों ने बनाया, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ना, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा, मैं सदन की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारों में नहीं जा रहा,
चाहे हमने बनाया हो या आपने, मेट्रो आपने बनाई तो कौन सी 2000 करोड़ रुपए खराब नहीं किए? अभी अभी माननीय आप भी बोल लेना, ये रामगंज में ले आऊंगा मैं, अभी रुको आप। सभापति महोदय, इस स्मार्ट डस्टबिन की हम बात कर रहे हैं। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में जब स्मार्ट डस्टबिन पे हमने देखा तो वहां उस चिप लगाने पर रिसर्च हो रहा था, और जब मैं जयपुर आया तो यहां की स्मार्ट सिटी ने वो चिप परचेज कर लिए। तो मैंने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया, आपसे फाइल मंगा कर देख लो कि जो डस्टबिन, जिस संस्था के पास डस्टबिन ही नहीं हो वो चिप कहां लगाएगा? तो वो 3 करोड़ की चिप बेचने का काम दूसरे देश कर रहे हैं, और हमारी स्मार्ट सिटी के अधिकारी वहां घूमने जाने के नाम पर बिना डस्टबिन के वो चिप की खरीद करते हैं। ये जांच का विषय होना चाहिए। मैं पार्टी से ऊपर उठकर कह रहा हूं। सभापति महोदय, पौंड्रिक पार्क की बात आई, अभी आपने स्मार्ट सिटी में पौंड्रिक पार्क नहीं था मंत्री महोदय। पौंड्रिक पार्क क्या है? महाराजा सवाई जय सिंह जी ने पौंड्रिक पार्क बनाया। विश्व का सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ यहां पर हुआ। यह जयपुर शहर की तीज और गणगौर की यात्रा का हृदय स्थल है पौंड्रिक पार्क, और इसमें यह भी लिखा है जयपुर शहर के फेफड़े हैं। उस पौंड्रिक पार्क में कंक्रीट का जाल बनाने का काम किसने किया? आपके तथाकथित विधायकों के कहने पर आपने इस स्मार्ट सिटी का प्लान बदलने का काम किया। यह मोदी जी ने नहीं बदला, ये पौंड्रिक पार्क आपने छेड़ा। और मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इसी के बगल में चौगान स्टेडियम में आपने पार्किंग का प्लान ले रखा है। आप इसमें पार्किंग डबल कीजिए। और आपके मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, एक जयपुर में हेरिटेज वॉक बनाएंगे, ट्रैफिक फ्री जोन बनाएंगे, वो 3 साल से पूरी नहीं हुई, होगी भी नहीं। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि आप चौगान स्टेडियम से पौंड्रिक पार्क तक ये ट्रैफिक फ्री हेरिटेज जोन बना दीजिए। तो इसमें जयपुर की आत्मा भी बचेगी, जयपुर के फेफड़े भी बचेंगे, और आपकी बजट की घोषणा भी पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम बात कर रहे हैं तो आधे से ज्यादा राजस्थान नगर निगम और नगर पालिकाओं में आता है। अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में आता है तो आप और हम सबको अभी ये नगर निगम और नगर पालिकाओं का परिसीमन भी याद होगा। पहले हमने परिसीमन कर दिया सरकार ने मनमर्जी से, फिर जब परिसीमन कर दिया तो अचानक से सरकार को याद आई चुनाव घोषणा होने के बाद कि हम 2 निगम बनाएंगे, और आपने रातों रात चुनाव रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद में आपने क्या किया? आपने 2 निगम कराने के लिए एक गली, एक घर को वोट और जाति के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर बांटा। कहीं पर 300 का वार्ड बनाया और कहीं 1800 का वार्ड बनाया। मंत्री महोदय, इस पर भी जवाब देना आज आप, जवाब देना आप मंत्री महोदय। अभी तो बहुत सारे इश्यू है, अभी दे दूं, नहीं बाद में दे देना। आप तो अभी लिख लो, आपके विद्वान अधिकारी बैठे हो लिख रहे हैं। मंत्री महोदय बोलने दें प्लीज। और सभापति महोदय, मैं विद्वान मंत्री महोदय से यह भी पूछूंगा कि वो एक्ट भी पढ़कर बताएं जिस एक्ट में यह लिखा हुआ था कि सभापति से सभापति को हस्तांतरण होगा। ये प्रशासक कहां से आ गए? ये अधिकारी कहां से आ गए 2 साल तक? इन 2 साल तक अधिकारी कहां से पैदा हुए? ये कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? और जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं जगह जगह देश दुनिया में कि लोकतंत्र बचाना है, ये राजस्थान में लोकतंत्र को घोटने का, गला घोटने का काम किसी ने किया तो आपकी सरकार और आपके मंत्री काल में हुआ है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को कि उन्होंने पिछली बार भी विपक्ष में होने के बाद भी एक बात कही कि ये नगर निगम नगर पालिकाएं चलेगी कैसे, इनकी आमदनी क्या है। और आज सुबह मुझे आते ही इन्होंने बुलाया, नेता प्रतिपक्ष महोदय, उप नेता प्रतिपक्ष महोदय दोनों थे। मुझे कहा भले आदमी, ये नगर पालिकाएं नगर निगम चलेगी कैसे, पक्ष विपक्ष तो बाद में करना, इस नगर पालिकाओं की चिंता भी करो। तो मैं आज आपके सामने कुछ आंकड़े और रखना चाहूंगा कि आज यदि मैं जयपुर शहर की और राजस्थान की बात करूं तो सीएजी के ऑडिट में आया है कि देश में सबसे कम यूडी टैक्स कलेक्शन करने वाला स्टेट राजस्थान है, और हम 10% से कम यूडी टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं। ये हमारी सरकार का भी हाल था, ये आपकी सरकार का भी हाल है। आखिर ये कहां जाएंगे? तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है नगर पालिकाओं के पास, और इसके लिए हमको हमारे बराबर के शहर जयपुर की यदि मैं बात करूं तो सूरत, भोपाल, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इनका टैक्स कलेक्शन 300 करोड़ रुपए से लेकर 1200 करोड़ रुपए तक है, और जयपुर का मात्र 62 करोड़ रुपए, उदयपुर का 9 करोड़ रुपए, आपके कोटा का 6.5 करोड़ रुपए साल का, मंथ नहीं सर। आखिर ना हम कलेक्शन कर पा रहे हैं, न सर्वे कर पा रहे हैं, न जांच कर पा रहे हैं। इन सब के लिए आपके पास नगर पालिकाओं में तो अधिकारी नहीं है।
छोटी छोटी उदयपुर कोटा में 1-1, 2-2 अधिकारी है, जयपुर में 20-25 अधिकारी है और लाखों संपत्तियां हैं। तो मैं मांग करूंगा मंत्री महोदय से कि इसमें से आप सर्वदलीय बैठक बुला लें, हम इसमें सहयोग करेंगे, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी सहयोग करेंगे, लेकिन इसका एक कोई नियम बनाए। जो मैंने अनुभव किया है कि इसमें हमारे नियमों में कठिनाई ये है कि किसी आदमी को पता ही नहीं है कि मुझे कितना टैक्स देना है। और मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, जब मैं जयपुर में महापौर था तो मैंने जब इसकी जांच बिठाई तो एक प्लॉट का, खाली प्लॉट का यूडी टैक्स आता था 1 लाख रुपए। उसमें बिल्डिंग बन गई तो उसका यूडी टैक्स आया मात्र 6,500 रुपए। तो मैंने अधिकारियों की टीम भेजी, उसमें कुछ पार्षदों को साथ भेजा, तो जांच करने पर सामने आया कि जब खाली था तब तो टैक्स बनता था, और जब 9 मंजिल की बिल्डिंग बन गई तो उसके जो फ्लैट थे वो 1500 स्क्वायर फीट से छोटे थे, इसलिए पूरी बिल्डिंग और जमीन टैक्स फ्री हो गई। जो खाली जो सोसाइटी का जो एरिया था वो 6,500 रुपए टैक्स बना। ये इस तरह से हमारी कहीं ना कहीं इसमें खामियां है। दूसरा, टैक्स कलेक्ट करने के लिए कोई अधिकार नहीं है, आप बंदूक लगाकर टैक्स ले नहीं सकते, और हर बिल्डिंग और प्रॉपर्टी को सीज हम कर नहीं सकते। आखिर इसके बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी कि लोगों को जानकारी हो कि मुझे कितना टैक्स देना है। हर आदमी देना चाहता है। 7 लाख तरह की जयपुर में पिछले 10 सालों की डीएलसी मिलाकर 7 लाख तरह की डीएलसी हो गई। कौन सा आदमी किससे गणना करेगा, कैसे सेल्फ असेसमेंट करेगा? मैं आपसे निवेदन करूंगा, नगर पालिका, नगर निगम शहरों में जिधर देखो वहां मांस मछली की अवैध दुकानें नजर आती है। ये दुकानें अवैध क्यों है? क्यों नहीं हम अच्छे स्लॉटर हाउस का विकास करें? हम उनको प्रॉपर फेज मैनेजमेंट में दें, जो नियम बने वो नियम कानून कायदों पर दें। ठेलों पर बिक रहे मांस मछली, वहीं पर कटाई हो रही है क्योंकि प्रॉपर स्लॉटर हाउस नहीं है। इनकी मॉनिटरिंग के लिए जो कमेटियां बनी, जो अधिकारी बैठे हैं वो इनकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और अनहाइजेनिक फूड लोगों को खाना पड़ रहा है। कितनी मौतें आज तक हो गई, कितने इसमें रोग फैल गए, इसके लिए हमको चिंता करनी पड़ेगी। मैं कहूंगा स्वच्छता की बात, सभापति महोदय, देश की प्राचीर से, लाल किले से जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात कही तब लोगों ने झाड़ू उठाने को अपने आप में गर्व महसूस किया, और हर नेताओं ने, हर अधिकारियों ने झाड़ू के साथ सोशल मीडिया पर पोस्टें डालनी शुरू की। इस स्वच्छता के बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी। डोर टू डोर कलेक्शन का क्या हाल है वो चिंता करनी पड़ेगी, और डोर टू डोर कलेक्शन के बाद में जो कचरा निस्तारण का जो काम है, जिसमें 490 रुपए प्रति व्यक्ति केंद्र सरकार दे रही है, 160 रुपए राज्य की सरकार दे रही है, उस ठोस कचरा निस्तारण के इसका प्रबंध भी राजस्थान में अभी तक कहीं पर भी नहीं है। हमने यहाँ पर जगह जगह एक प्लांट कहीं लगा दिया, दूसरा कहीं पर लग गया, एक जगह खाद बन रही है तो दूसरी जगह वेस्ट कलेक्शन नहीं हो पा रहा। यदि वहाँ पर वो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कोई हमारे पास साधन नहीं है। मुझे लगता है इसमें पूरे राजस्थान में एक रूपता हो, इसमें केंद्र सरकार भी पैसा दे रही है और राज्य सरकार का भी पैसा लग रहा है। एक रूपता के साथ हमको इस निस्तारण के बारे में सोचना चाहिए, और इसके साथ साथ जो यूजर फीस है वो भी हम पूरे राजस्थान में कहीं इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कचरा उठता ही नहीं है तो लोग यूजर फीस देंगे नहीं। इसके बारे में भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, गैराज का क्या हाल है नगर पालिका नगर निगमों में? यदि हम गैराज की बात करें तो उनकी ऑडिट नहीं होती कभी। आज भी हम 21वीं सदी में गैराज का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि किस गाड़ी में कितनी बार रिपेयरिंग हो गई, कितनी बार कितना डीजल पेट्रोल डल गया। और जब बड़े बड़े निगम जहां पर है, जहां लाखों लीटर डीजल पेट्रोल लगता है, हम उनमें तो पेट्रोल पंप भी खुद के खोल सकते हैं। कम से कम जो हमको जो मार्जिन है जो वेंडर को जाता है वो तो बचेगा। और दूसरा, गैराज और पेट्रोल दोनों एजेंसियां अलग अलग की जाए, जिससे ये जो गालमेल का जो खेल चल रहा है हर नगर पालिका नगर निगम में, ये भी बचे। इसके साथ साथ सभापति महोदय, आज युवाओं की हम बात करें तो पार्क तो बहुत है, लेकिन हर पार्क में, हर कॉलोनी में एक समस्या है कि युवाओं के लिए खेलने का कोई मैदान नहीं है। मैं मांग करता हूं सदन में कि कुछ पार्कों में विधिवत रूप से खेलने के मैदान बनाए जाए, ताकि वहां के नौजवान बच्चों को खेलने का मौका मिले। जैसे आज मानसरोवर की बात करो तो मानसरोवर में छोटे बड़े 160 पार्क हैं। अब 160 पार्क में हम 60 खेल के मैदान भी दे सकते हैं, वरना जिस तरह से बच्चे दिन भर मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, टैब पे बैठ रहते हैं, ये डिजिटल वर्चुअल दुनिया में बच्चे चले गए। उनको खेल के मैदान की पूर्ति करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज पुलिस थानों के बाहर क्या है, स्वच्छता की हम बात करते हैं तो जगह अलॉट होने के बाद भी हर पुलिस थाने के बाहर सैकड़ों की तादाद में सालों से गाड़ियों के अंबार लगे हुए हैं। कोई देखने वाला नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है कि ये गाड़ियां यहां से हटाए, या तो इनका ऑक्शन करें या इनका डिस्पोजल करें।
ये हमारी शहरी प्रशासन को करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय आपसे निवेदन करता हूं, BRTS कॉरिडोर जयपुर शहर में, अब ये भी आप जवाब दोगे तब आप कहोगे साहब आप लाए थे 2006 में, बिल्कुल लाए होंगे, कुछ अच्छा सोचकर लाए होंगे, लेकिन जिन 43 पैमानों पर BRTS कॉरिडोर को काम करना था, राजस्थान में 39 पैमानों पर वो फेल है, जयपुर में 1616 किलोमीटर मात्र बन पाया, 450 करोड़ का आपका बजट था, शायद 170 करोड़ खर्च भी हो गए, 2 जगह सिक्कर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर ये है, अब तक 250 के लगभग मौतें हो चुकी है, प्रति वर्ष 900 से ज़्यादा हादसे होते हैं। मैं मांग करता हूं आपसे कि इस BRTS कॉरिडोर को अविलंब हटाया जाए। 1% आबादी के वो काम आ रहा है और 25% जगह BRTS कॉरिडोर ने घेर रखी है। इस BRTS कॉरिडोर को अविलंब हटाया जाए और यदि इसमें इन पैसों का कहीं उपयोग करना है तो मेट्रो कॉरिडोर को आगे सांगानेर तक, डिग्गी कल्याणपुरा रोड तक यदि लेकर जाएंगे तो मेट्रो फेज फर्स्ट भी आपका प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। 5 लाख की आबादी उससे जुड़ेगी। इसके साथ साथ JCTCL, और मंत्री महोदय तो आपके आंखों के सामने ही हुआ है, आप ही की सरकार ने किया कि 25 लाख की मिडी बसें थी, 40 लाख में खरीदी। इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है। सब्सिडी आपको 17 रुपए आप लो फ्लोर में दे रहे हो, मिडी बसों में आपने कर दिया 36 रुपए प्रति किलोमीटर। और जो अधिकारी सूट पहनकर आपके साथ फोटो खिंचवा रहा था वो इसी चक्कर में श्याम को पकड़ने में आया। मैं ACB की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आपने पकड़ा, लेकिन इनकी भी साथ में जांच करवा के आज घोषणा करें मंत्री महोदय। ये मैंने इसलिए रखा कि मंत्री महोदय, जैसे मैंने कहा कि नगर पालिकाएं, नगर निगम, आपके लोग सब कहते हैं धारीवाल साहब बहुत विद्वान है, इस क्षेत्र में 15 साल से मंत्री है, लेकिन इनके अधिकार छीनने का काम भी तब ही होता है जब आप मंत्री बनते हो। नगर पालिकाएं, नगर निगम सब पंगु बनकर रह गए हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। 1 रुपए का ये न खर्चा कर सकते, न आमदनी ला सकते, तो इनको कुछ स्वायत्ता देने का भी काम करें मंत्री महोदय। आपके पास बहुत सारे काम है। मैं ये बजट की घोषणाएं आपको याद दिला रहा हूं कि इनमें कोटा की तो DPR बन गई, जोधपुर शहर में एक आधुनिक ऑडिटोरियम की DPR आज तक नहीं बनी। जयपुर की तो मैं कल्पना ही क्या करूं। गोविंद मार्ग का वो आपका आज तक नहीं बना। जयपुर मेट्रो की DPR नहीं बनी। धौलपुर करौली के 30 करोड़ का टाउन हॉल नहीं बना। सीवरेज सफाई हेतु आधुनिक मशीनें आज तक नहीं आई। कोटा में चंबल रिवर की 5 करोड़ की DPR आधी से ज्यादा बन गई। कोटा में बनेगा साहब। भीलवाड़ा शहर में कोठारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज नहीं बना। जोधपुर में सुपर शक्कर मशीन आज तक नहीं आई। भीलवाड़ा शहर में 50 करोड़ की लागत का आरोपी निर्माण नहीं हुआ। RUIDP के चतुर्थ फेज का 2000 करोड़ रुपए आज तक नहीं आया। ये आपकी बजट घोषणा है। उदयपुर शहर में ट्रैफिक समस्या समाधान के लिए 50 करोड़ का काम नहीं हुआ। जयपुर शहर में सिविल लाइंस पर 75 करोड़ की आरओबी नहीं बनी। रामनिवास बाग में भूमिगत पार्किंग 100 करोड़ रुपए की लागत का अभी तक नहीं बना। और जयपुर शहर में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 20 करोड़ का वो कहाँ है, वो भी हम ढूंढ रहे हैं धारीवाल साहब। जोधपुर शहर में 3 STP प्लांट लगने थे, वो भी आज तक नहीं लगे। जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड की DPR यदि बन गई हो तो आज जरूर बताएं। हमको नहीं बताओ तो मुख्यमंत्री जी को बताएं। पुरानी विधानसभा में म्यूजियम कभी बन जाए तो अपन साथ देखने चलें सारे विधायक, हम वो पुरानी विधानसभा भी देख लेंगे। जयपुर शहर में कोचिंग अब जरूर आपका शुरू हुआ है। भिखारी मुक्त जयपुर, इसमें तो कुछ बनाना ही नहीं था। ये तो आपकी विल पावर थी, मुझे लगता है आप भूल गए होंगे। आप ध्यान थोड़ा दे लें। आप भीलवाड़ा शहर में 30 करोड़ का एक हाई लेवल ब्रिज बनना था। परकोटे में फ्री व्हीकल जोन का मैंने आपको बताई। उदयपुर शहर में आयड का 75 करोड़ रुपए का घोषणा आपने सौंदर्यीकरण के नाम पर, इसकी तो DPR भी नहीं, घोषणा ही थी ये तो। गोविंद मार्ग पर आरओबी था। उदयपुर शहर में पेयजल व्यवस्था के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च होने थे। गांधी अध्ययन केंद्र 50 करोड़ रुपए की लागत से, आज तो दांडी मार्च भी हुआ है, तो अध्ययन केंद्र भी जल्दी उसकी तारीख की आप घोषणा करें। कोटा शहर में 250 करोड़ रुपए की एलिवेटेड रोड आपके कार्यकाल में बन जाए तो उसका उद्घाटन भी करना है। पुष्कर और नाथद्वारा में बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने की घोषणा, वो तो अध्यक्ष महोदय का वो है, इसीलिए मैं देखता हूं अध्यक्ष महोदय आपसे कई बार बहुत नाराज होते हैं। वो तार अंडरग्राउंड नहीं हो रहे हैं, वो तार अंडरग्राउंड पुष्कर में भी नहीं हुए और वहां भी नहीं हुए। ऑक्सीजन सिटी पार्क के लिए 100 करोड़ रुपए, नए अग्निशमन व्हीकल आज तक नहीं आए। देवनारायण आवासीय योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना, यह भी कोटा की थी। मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करूंगा
कि इन सब चीजों के साथ साथ आज जिस प्रकार शहरों का जो विकास बढ़ रहा है, जिस प्रकार से शहरों के विकास पर हमने रोक लगाई है, इन्होंने मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो टिप्पणी की है, माननीय सदस्य, आप एक्सपंज करिए, आप 1 घंटा एक्सपंज करिए, आप 1 घंटा बोलोगे, आप बोल लेना। आप तो सरकार में 1 घंटा बोलते हो, आप बोल लेना। आसन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। आप 1 घंटा बोलते हो, आप बोल लेना ना। आसन पर टिप्पणी की है, आप 1 घंटा बोलोगे, नाराज होते हैं, इस कारण ये गलत है। ये अध्यक्ष महोदय पर टिप्पणी करना गलत है। सभापति महोदय विराजिए सभापति महोदय, एक मिनट विराजिए आप, विराजिए लाउड साहब, 1 मिनट विराजिए आप, लाउड साहब विराजिए आप, विराजिए सभापति महोदय, मीणा साहब प्लीज, लाउड साहब विराजिए आप 1 मिनट। मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। वक्ता अपनी बात कह रहा है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बात कहे, आसन ने उसका नाम पुकारा है। मैं कतई इसको जरूरी नहीं समझता कि आप बीच में खड़े होकर अपनी बात रखें। आपका जब नंबर आए, आपको जो बात कहनी हो तब आप ये बात कहेंगे, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। बीच में आप भी इस तरह से खड़े मत हुए। लाहौर साहब आप तो काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज लाहौटी साहब। सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बिल्कुल 2 मिनट में कर दूं। मैं इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पर घोषणा की थी कि नगर पालिकाओं में इतने किलोमीटर सड़क देंगे, नगर परिषद में इतने किलोमीटर सड़क देंगे, नगर निगम में इतने किलोमीटर सड़क देंगे। मंत्री महोदय आज इस बात की पुष्टि जरूर करें, खुलासा करें कि क्या इन सड़कों के लिए आप मुख्यमंत्री जी की घोषणा अलग से बजट दे रहे हो, या जो नगर पालिकाएं रोडें खुद बनाती है, नगर निगम रोडें खुद बनाती है, उन्हीं को आप अपनी घोषणा में गिनवा रहे हो। ये जरूर इसका खुलासा करें, क्योंकि आपने बजट में घोषणा की है और बजट में उसका प्रावधान नहीं किया है। इसलिए मेरी शंका है, और इसका जरूर आप घोषणा करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इसके लिए अलग से बजट देंगे सभी नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगमों के, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। और मैं अंत में केवल इतना ही कहूँगा सभापति महोदय कि सिरोही से आने वाले माननीय हमारे बड़े भाई, इनको धारीवाल जी की डिपार्टमेंट की बहुत चिंता भी रहती है। 2-3 दिन पहले भी चिंता व्यक्त कर रहे थे, आज भी उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं, और ये 1-1 घंटा बोलते भी हैं। सरकार वही कर रहा हूँ, पूरा ही कर रहा हूँ। सरकार तो ये चाहती है कि ये हमारी तरफ से बोलते रहें, और ये चाहते हैं कि मंत्री जी की तरफ से आधा डिपार्टमेंट ले लें, तो इनको भी कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट हो, हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 पे बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।